महाराष्ट्र में सियासत एक बार फिर उबाल पर है और इस बार लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, पहचान और वर्चस्व की भी है। 15 जनवरी 2026 को होने वाले महानगर पालिका चुनाव अब सिर्फ स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं रह गए हैं। ये चुनाव तय करेंगे कि मुंबई से लेकर विदर्भ और मराठवाड़ा तक किसकी चलेगी और किसकी सियासत को झटका लगेगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बीएमसी चुनाव सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन चुका है। मेयर की कुर्सी को लेकर बयानबाजी तेज है और इसी बीच शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का बयान सियासी भूचाल बन गया है। उन्होंने दावा किया है कि बीएमसी में महायुति का मेयर बनेगा और मेयर की पहचान को लेकर दिए गए उनके बयान ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ करीब 20 साल बाद ठाकरे बंधु एक साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन मुंबई की राजनीति में नए समीकरण गढ़ रहा है। कांग्रेस ने वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ अलग राह पकड़ी है तो शरद पवार गुट अपनी रणनीति में जुटा हुआ है। ऐसे में कुल मिलाकर महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका चुनाव इस बार सीधे सीधे सत्ता बनाम विपक्ष की लड़ाई नहीं है। ये चुनाव दोस्त और दुश्मन की सीमाएं मिटा रहे हैं। सवाल यही है, बीएमसी की सत्ता किसके हाथ जाएगी और क्या यही चुनाव 2029 की राजनीति की पटकथा लिखेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर करवट ले चुकी है और इस बार लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, पहचान, वर्चस्व और भविष्य की राजनीति की है। 15 जनवरी को होने वाले महानगर पालिका चुनाव अब महज स्थानीय निकाय चुनाव नहीं रह गए हैं, बल्कि ये मुकाबला 2029 की बड़ी राजनीतिक बिसात का ट्रेलर बन चुका है। खासकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां बीएमसी का मेयर कौन बनेगा, इस सवाल ने सियासी पारा चरम पर पहुंचा दिया है। तो वही दर्शकों, चुनाव से पहले हर दल अपनी जीत का दावा भी कर रहा है, लेकिन इस बीच शिवसेना शिंदे गुट के नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम के बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल में नई आग लगा दी है। संजय निरुपम ने साफ शब्दों में कहा है कि बीएमसी चुनाव के बाद मुंबई का मेयर महायुति का ही होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मेयर की पहचान को लेकर भी तीखा बयान देते हुए कहा है कि मुंबई का मेयर वही होगा जो हिंदू होगा या मराठी भाषा बोलने वाला होगा। संजय निरुपम यही नहीं रुके, उन्होंने उन ताकतों पर भी हमला बोला जो उनके मुताबिक जिहादियों के दबाव में बुर्का या टोपी पहनने वाले व्यक्ति को मेयर बनाने का सपना देख रहे हैं। निरुपम का कहना है कि ऐसे सपने कभी पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है तो महायुति समर्थक इसे मराठी अस्मिता और हिंदुत्व का सवाल करार दे रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, दरअसल बीएमसी का चुनाव इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 2 दशक बाद ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठबंधन ने मुंबई की राजनीति में पुराने समीकरण तोड़ दिए हैं। हालांकि अब तक दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अंतिम तस्वीर साफ नहीं हो पाई। ऐसे में दर्शकों, इसी आघाड़ी में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, जो उद्धव ठाकरे और मनसे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस बार अलग राह चुनी। कांग्रेस बीएमसी की 227 सीटों पर वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरी है। यानी मुंबई में अब मुकाबला सिर्फ 2 ध्रुवों के बीच नहीं, बल्कि 3 बड़े गठबंधनों के बीच होने जा रहा है। ऐसे में दर्शकों, मुंबई की तस्वीर उलझी हुई है तो नवी मुंबई में हालात और भी पेचीदा है। यहाँ भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार गुट अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि विपक्षी दलों ने एक साझा आघाड़ी बना ली है। मतलब साफ है, यहाँ दोस्त भी प्रतिद्वंदी है और प्रतिद्वंदी भी कभी कभी दोस्त बनते नजर आ रहे हैं। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में तो सियासी गणित और भी दिलचस्प हो गया। यहाँ अजित पवार और शरद पवार के गुट कई जगहों पर साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि शिवसेना शिंदे गुट अलग मैदान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और मनसे ने भी अपनी अलग आघाड़ी बना ली है। यानी 2 दल राज्य स्तर पर एक दूसरे के खिलाफ है। वे नगर निगम में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में सांगली, कोल्हापुर, इचलकरंजी और सोलापुर जैसे शहरों में मुकाबला अब 2 दलों तक सीमित
उम्मीद नहीं रहा। यह महायुति कांग्रेस नेतृत्व वाली आघाड़ियाँ, उद्धव सेना, मनसे गुट और वंचित जैसी पार्टियां सभी अपनी ताकत झोंक रही है। कई वार्डों में 4 से 5 दल सीधे आमने सामने हैं, जिससे वोटों का बंटवारा लगभग तय माना जा रहा है। तो वही विदर्भ और मराठवाड़ा में तस्वीर थोड़ी अलग है। नागपुर, अमरावती, अकोला और चंद्रपुर जैसे शहरों में गठबंधन से ज्यादा स्थानीय नेताओं की पकड़ और जातीय समीकरण असर दिखा रहे हैं। मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, वाघाला और लातूर में भी पार्टियां अकेले दम पर अपनी जमीन बचाने की कोशिश में है। ऐसे में दर्शकों, इन तमाम समीकरणों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, असली विपक्ष कौन है? कहीं महायुति के भीतर दोस्ताना मुकाबला है, तो कहीं महाविकास आघाड़ी के घटक दल ही अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजा यह कि मतदाता भी असमंजस में है और राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि इस बार वोटों का बंटवारा तय है। ऐसे में साफ है कि यह चुनाव सिर्फ नगर निगमों के बोर्ड तय नहीं करेगा, बल्कि महाराष्ट्र की आने वाली राजनीति की दिशा भी तय करेगा। बीएमसी का मेयर सिर्फ मुंबई का पहला नागरिक नहीं होगा, बल्कि वह उस राजनीति का चेहरा होगा जो 2029 तक महाराष्ट्र की सियासत को आकार देने वाली है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। मुंबई की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। बीएमसी चुनाव से पहले राजनीति की पिच पर बयानबाजी के तेज बाउंसर चल रहे हैं और हर दल अपनी ताकत दिखाने में जुटा है। एक तरफ शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत का आक्रामक अंदाज, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बिना वोट पड़े ही चुनावी बढ़त। यही है आज की महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए असली शिवसेना का दावा ठोक दिया है। उन्होंने शिंदे गुट को अमित शाह से जोड़कर सवाल खड़े किए और साफ कहा है कि शिवसेना किसी के सहारे नहीं, अपने दम पर चुनाव लड़ती है। साथ ही बीएमसी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को उतारने की रणनीति पर भी राउत ने तीखे तंज कसे हैं। उनका साफ संदेश है, मुंबई में नारा कोई भी हो, गूंजेगा सिर्फ जय महाराष्ट्र। तो वही मैदान की हकीकत देखिए। कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई और पनवेल में बीजेपी ने बिना मुकाबले ही जीत दर्ज कर ली है। निर्विरोध चुने गए पार्षद, मजबूत संगठन और सटीक रणनीति बीजेपी के बढ़ते आत्मविश्वास की कहानी कह रहे हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या जुबानी जंग भारी पड़ेगी या जमीनी गणित तय करेगा जीत का रास्ता? बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई की सियासत इस वक्त उबाल पर है। एक तरफ जुबानी जंग, तीखे तीर और सियासी आरोपों की बौछार, तो दूसरी तरफ बिना वोट पड़े ही चुनावी जीत का ऐलान। यही है महाराष्ट्र की राजनीति की आज की तस्वीर, जहां बीएमसी से लेकर कल्याण, डोंबिवली तक सत्ता की बिसात बीत चुकी है और हर चाल बेहद अहम हो गई है। बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मुंबई की राजनीति में आग लगाने वाला बयान देकर माहौल गर्म कर दिया है। राउत ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए शिंदे गुट को अमित शाह की शिवसेना करार दिया। उन्होंने दो टूक कहा है कि असली शिवसेना वही है जिसकी कमान उद्धव ठाकरे के हाथों में है। दर्शकों, राउत के शब्दों में आत्मविश्वास भी था और चुनौती भी। उन्होंने साफ कहा है कि चाहे मुंबई महानगर पालिका चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, शिवसेना यूबीटी किसी के सहारे नहीं चलती, न ही किसी के सामने हाथ फैलाती है। उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में सीधा संदेश माना जा रहा है। तो वही दर्शकों, संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी की चुनावी रणनीति पर भी सवाल उठाए। बीएमसी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को स्टार प्रचारक बनाए जाने पर राउत ने तंज कसते हुए पूछा, क्या महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है? क्या मुंबई को जिताने के लिए बाहरी चेहरों की जरूरत पड़ गई है? उन्होंने आरोप लगाया है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लाकर मुंबई के माहौल को जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में राउत ने नारे की राजनीति पर भी सीधा स्टैंड लिया। अगर कोई कहता है कि मुंबई में सिर्फ जय श्री राम चलेगा, तो हम कहते हैं कि यहाँ जय महाराष्ट्र ही गूंजेगा। ऐसे में दर्शकों, इसी बीच सवाल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के निधन को लेकर भी उठा, लेकिन इस पर संजय
राउत ने बेहद संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि उस देश का विषय है, वह शोक मनाया जाएगा। इस मुद्दे पर उन्होंने किसी भी तरह की राजनीतिक टिप्पणी से दूरी बना ली। ऐसे में दर्शकों, अब तस्वीर का दूसरा बड़ा हिस्सा जमीनी राजनीति और चुनावी गणित। बता दें कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव से पहले ही बीजेपी ने बिना मतदान के अपना खाता खोल दिया है। डोंबिवली में टिकट न मिलने की राजनीति, बगावत और आखिरी वक्त की भागदौड़ के बीच बीजेपी की 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुनी गई है। 122 सीटों वाली केडीएमसी में यह शुरुआती बढ़त बाकी दलों के लिए साफ चेतावनी मानी जा रही है। प्रभाग 18 से पिछड़ा वर्ग महिला सीट पर भाजपा उम्मीदवार रेखा राजन चौधरी के सामने कोई भी प्रतिद्वंदी मैदान में नहीं उतरा। नामांकन की अंतिम घड़ी तक किसी भी पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया। चुनावी अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। इसके साथ ही रेखा चौधरी लगातार दूसरी बार नगर सेविका बनने जा रही है। तो वही दर्शकों, पैनल 26 से आशावरी केदार नवरे भी बिना मुकाबले जीत गई है। यह उनका पहला चुनाव था और पहला ही कार्यकाल उन्हें बिना वोट के मिल गया है। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि रेखा चौधरी का नाम बीजेपी के संगठनात्मक नेटवर्क से जुड़ा रहा है। वे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़ी रही है और फिलहाल भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी है। पार्टी के भीतर उनकी जीत को हिंदुत्व की पहली जीत के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि यह जमीनी काम और संगठन की मजबूती का नतीजा है, न कि महज संयोग। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी की इस शुरुआती सफलता का श्रेय प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान की रणनीति को दिया जा रहा है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक समय पर एबी फॉर्म का वितरण और उम्मीदवारों का सटीक चयन विपक्ष को मैदान में उतरने से पहले ही कमजोर कर गया। केवल कल्याण डोंबिवली ही नहीं, नवी मुंबई और पनवेल से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई। पनवेल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में भाजपा पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। इससे पार्टी का मनोबल बढ़ा है और स्थानीय राजनीति में बीजेपी की पकड़ और भी मजबूत दिख रही है। ऐसे में दर्शकों, राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए बुधवार नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। पुणे, मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर और लातूर में दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। उम्मीदवार 2 जनवरी तक नामांकन वापस ले सकते हैं। 15 जनवरी को मतदान होगा और 16 जनवरी को एक ही दिन सभी 29 महानगर पालिकाओं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में दर्शकों, एक तरफ संजय राउत के तीखे बयान और जय महाराष्ट्र का आह्वान, दूसरी तरफ बीजेपी की निर्विरोध जीत और रणनीतिक बढ़त। महाराष्ट्र की सियासत साफ इशारा कर रही है कि यह चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि पहचान, प्रभाव और वर्चस्व की जंग बनने जा रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, देश की सियासत इस वक्त आस्था और राजनीति के चौराहे पर खड़ी है और सवाल सिर्फ मंदिर जाने का नहीं, सोच और सोचने के तरीके का है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अयोध्या न जाने को लेकर घमासान तेज है। बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस पलटवार कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता नाना पटोले ने राहुल गांधी के बचाव में ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी। पटोले का कहना है कि राहुल गांधी भगवान राम के मंदिर नहीं बल्कि उनके आदर्शों के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन दर्शकों, कहानी यही खत्म नहीं होती। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले सियासत हर घंटे करवट बदल रही है। ठाकरे बंधुओं की दूसरी मुलाकात हुई, गठबंधन है लेकिन सीटों पर अभी भी तकरार जारी है। इसी बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की उपनेता शीतल देवरुखकर शेठ ने इस्तीफा देकर बीजेपी में जाने का ऐलान किया है। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही बीजेपी खेमे में भी हलचल कम नहीं है। पूर्व सांसद किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया बीएमसी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उनके नामांकन के साथ ही सियासी संदेश भी साफ साफ दिया जा रहा है। ऐसे में दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या राजनीति मुद्दों की होगी या प्रतीकों की? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेगा हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, आपको बता दें कि देश की राजनीति इस वक्त आस्था, सियासत और सत्ता की 3 अलग अलग पटरियों पर एक साथ दौड़ती दिख रही है। एक तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अयोध्या न जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत बीएमसी चुनाव से पहले टूट-फूट, मुलाकातों और नए समीकरणों से गर्म है। सवाल ये है कि असली राजनीति मुद्दों की है या प्रतीकों की? ऐसे में दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी और अयोध्या की।
बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी अब तक रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या क्यों नहीं पहुंचे। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी बहस को नया मोड़ दे दिया है। नाना पटोले ने साफ शब्दों में कहा है कि राहुल गांधी भगवान श्री राम के आदर्शों पर चल रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान राम को सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं किया जा सकता, राम हर दिल में है, हर विचार में है। शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की सेवा करना ही असली राम भक्ति है और वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही पटोले ने ये भी कहा है कि जब राहुल गांधी अयोध्या जाएंगे तब वे रामलला के दर्शन जरूर करेंगे, लेकिन दिखावे की राजनीति राहुल गांधी की शैली नहीं है। उन्होंने याद दिलाया है कि राजीव गांधी के कार्यकाल में ही रामलला मंदिर का ताला खुलवाया गया था और यह बात देश भी जानता है। तो वही दर्शकों, नाना पटोले का हमला सिर्फ धार्मिक राजनीति तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने मौजूदा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि जनता की असली परेशानी रोटी, रोजगार और सम्मान से जुड़ी है, न कि फोटो सेशन और प्रतीकात्मक राजनीति से। ऐसे में दर्शकों, अब हम रुख करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की ओर, जहां बीएमसी चुनाव से पहले माहौल लगातार बदल रहा है। मुंबई में आज सियासत का एक अहम दृश्य देखने को मिला, जब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से मिलने उनके शिवतीर्थ आवास पहुंचे। गठबंधन और सीट बंटवारे के बाद यह दोनों भाइयों की दूसरी मुलाकात है। तस्वीरों में मुस्कान जरूर दिखी, लेकिन अंदर खाने की राजनीति अभी भी पूरी तरह सुलझी नहीं है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक कई वार्डों को लेकर शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के बीच अब भी खींचतान जारी है। कल उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। ऐसे में हर घंटे बदलते समीकरण सियासी तनाव बढ़ा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या ठाकरे बंधुओं की यह एकजुटता जमीन पर भी उतनी ही मजबूत साबित होंगी जितनी मंच पर दिख रही है। ऐसे में दर्शकों, इस बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका भी लगा। पार्टी की उपनेता शीतल देवरुखकर शेट ने संगठन से इस्तीफा दे दिया है। शीतल देवरुखकर शेट पार्टी की कई पहलों में आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर काम कर चुकी थी, इसलिए उनका जाना सिर्फ संगठनात्मक नुकसान नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। ऐसे में दर्शकों, इस्तीफा देते ही शीतल देवरुखकर शेट ने ऐलान कर दिया है कि वे जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। उन्होंने बताया है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की मौजूदगी में वे पार्टी की सदस्यता लेंगी। ऐसे में दर्शकों, बीएमसी चुनाव से ठीक पहले यह घटनाक्रम शिवसेना यूबीटी के लिए निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाला है, जबकि बीजेपी इसे अपनी मजबूती के तौर पर देख रही है। इसके साथ ही दर्शकों, बीजेपी खेमे में ही एक और दिलचस्प नाम चर्चा में है। पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया इस बार भी बीएमसी चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें मुलुंड के वार्ड नंबर 107 से टिकट दिया है। ऐसे में दर्शकों, इस टिकट को लेकर किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जो राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने लिखा है कि इस वार्ड में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार नहीं है। पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, ईश्वर महान है। इस एक लाइन ने सियासत में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह आत्मविश्वास है या राजनीतिक व्यंग, और क्या वाकई यह वार्ड बीजेपी के लिए आसान मुकाबला साबित होगा? तो दर्शकों, कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। देश की राजनीति में आस्था को लेकर बयानबाजी तेज है, जबकि महाराष्ट्र में सत्ता की जमीन पर असली लड़ाई चल रही है। एक तरफ राहुल गांधी के काम बनाम मंदिर की बहस, दूसरी तरफ बीएमसी चुनाव में गठबंधन टूट और नए चेहरे। आखिरकार फैसला जनता के हाथ में है। क्या वह दिखावे की राजनीति को चुनेगी या उन मुद्दों को जिनसे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी जुड़ी है? तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और अब सियासी सुनामी का केंद्र। बीएमसी चुनाव से पहले महापौर की कुर्सी ने ऐसी आग पकड़ ली है कि राजनीति अब विकास से नहीं, पहचान, धर्म और भाषा से टकरा रही है। एक तरफ बीजेपी के नीतीश राणे हैं, जो ठाकरे गुट पर दोहरे मापदंड का आरोप लगा रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि जब अब्दुल खान या बुर्का वाली मेयर की बातें हो रही थी,
तब विरोध क्यों नहीं हुआ? और जैसे ही उत्तर भारतीय महापौर का नाम सामने आया, पूरा विपक्ष उबल क्यों पड़ा? तो वही दूसरी ओर शिंदे गुट के संजय निरुपम ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे दोनों पर एक साथ हमला बोल दिया। राम मंदिर, राहुल गांधी, उर्दू पर्चे, मुस्लिम वोट बैंक और यहाँ तक कि शाहरुख खान की केकेआर टीम तक हर मुद्दा सियासी बहस के फायर जोन में आ चुका है। दर्शकों, बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव बन गया है मराठी बनाम उत्तर भारतीय, हिंदुत्व बनाम सेक्युलरिज्म और पुरानी बनाम नई शिवसेना की सीधी जंग। तो सवाल यही है, क्या मुंबई का अगला मेयर सियासत तय करेगा या जनता? और क्या बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल देगा? तो दर्शकों, आइए समझते हैं इस पूरे सियासी तूफान की ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और राजनीति की सबसे विस्फोटक प्रयोगशाला। बीएमसी चुनाव से पहले मायानगरी एक बार फिर सियासी बयानबाजी की आग में झुलस रही है। महापौर की कुर्सी को लेकर ऐसा घमासान मचा है कि बयान अब नीति से नहीं, पहचान से टकरा रहे हैं। और इसी सियासी तूफान में दो नाम सबसे तेजी से गूंज रहे हैं, बीजेपी के नीतीश राणे और शिंदे गुट के संजय निरुपम। तो दर्शकों, पहले बात महापौर विवाद की। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने सीधे सीधे ठाकरे गुट और विपक्ष पर दोहरे मापदंड का आरोप जड़ दिया है। बता दें कि नीतीश राणे का सवाल सीधा है। जब एआईएमआईएम नेता वारिस पठान यह कह रहे थे कि मुंबई का मेयर अब्दुल पठान या खान बनेगा, जब यह कहा गया कि बुर्का पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है, तब ठाकरे गुट की शिवसेना क्यों खामोश रही? नीतीश राणे का आरोप है कि उस वक्त न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, न कोई विरोध मोर्चा और न ही मराठी अस्मिता की दुहाई दी गई। लेकिन जैसे ही कांग्रेस नेता कृपाशंकर सिंह ने यह कहा कि मुंबई का अगला महापौर उत्तर भारतीय हो सकता है, वैसे ही हंगामा खड़ा हो गया। ऐसे में दर्शकों, नीतीश राणे ने तीखे शब्दों में कहा है कि उत्तर भारतीय नाम सुनते ही इन्हें हरी मिर्च लग गई। बीजेपी नेता का आरोप है कि यह मुद्दा जानबूझकर भड़काया जा रहा है और इसके पीछे हिंदुओं को आपस में लड़ाने की राजनीति है। वे यही नहीं रुके, नीतीश राणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान का हवाला देते हुए साफ साफ लकीर खींच दी। उनका दावा है कि मुंबई का महापौर मराठी होगा, हिंदू होगा और बीजेपी शिवसेना गठबंधन का ही होगा। ऐसे में दर्शकों, अब सियासत का दूसरा चेहरा और जुबानी हमले का दूसरा अध्याय। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने इस बार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट दोनों को एक साथ घेर लिया है। मुद्दा बना कांग्रेस नेता नाना पटोले का वो बयान जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। ऐसे में दर्शकों, संजय निरुपम का हमला तीखा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जो कांग्रेस कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी, जो अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन तक नहीं पहुंची, वही कांग्रेस आज राम के नाम पर राजनीति कर रही है। संजय निरुपम ने कांग्रेस को राम विरोधी बताते हुए यहाँ तक कह दिया है कि कांग्रेस रावण के विचारों की अनुयायी है। तो वही उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर भी चुटकी ली। संजय निरुपम का तंज है कि अगर राहुल गांधी दबे कुचले वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर हर 2 महीने में कोलंबिया, पेरू, इटली, लंदन और थाईलैंड की यात्राएं क्यों? ऐसे में दर्शकों, यह हमला यहीं पे नहीं रुका। संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी पर भी सबसे बड़ा राजनीतिक आरोप जड़ दिया। उन्होंने कहा है कि जिस शिवसेना की स्थापना बाला साहेब ठाकरे ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के विचार पर की थी, अब वही पार्टी मुस्लिम वोट बैंक के लिए मराठी और हिंदी छोड़कर उर्दू में पर्चे छपवा रही है। संजय निरुपम का आरोप है कि शिवसेना यूबीटी अब जिहादी सोच के साथ खड़ी दिख रही है और यह बाला साहब की विचारधारा से सीधा विश्वासघात है। ऐसे में दर्शकों, बीएमसी चुनाव को लेकर संजय निरुपम ने एक और बड़ा दावा भी ठोक दिया। उनका कहना है कि मुंबई का अगला मेयर मराठी मानुष होगा और छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को मानने वाला होगा। फैसला जनता करेगी, ना कि सियासी बयान। और दर्शकों, अंत में एक ऐसा बयान जिसने राजनीति से बाहर भी हलचल मचा दी। संजय निरुपम ने शाहरुख खान और उनकी आईपीएल टीम केकेआर को लेकर बांग्लादेशी खिलाड़ी पर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से देश भर में गुस्सा है। ऐसे में शाहरुख खान को चाहिए कि वो बांग्लादेशी खिलाड़ियों को टीम में न रखे या अगर रखता है तो बाहर करे। ऐसे में निरुपम के मुताबिक भारत विरोधी
विरोधी माहौल में ऐसे फैसले भावनाओं को आहत करते हैं। तो दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या मुंबई का महापौर मुद्दा अब चुनाव से पहले धर्म, भाषा और पहचान की जंग बन चुका है? और क्या बीएमसी चुनाव मुंबई की सियासत का सबसे तीखा मुकाबला बनने जा रहा है? तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।